हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 16 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है जलवायु तथा मौसम। आइए चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। जलवायु तथा मौसम के बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम से हुई है। देखिए, मौसिम शब्द से हुई है जिसका तात्पर्य है दोस्तों मौसम, या हिंदी में उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। अब दोस्तों पहले थोड़ी सी ये बात कर लिया जाए इसके प्रीवियस में। देखिए, जैसे हमारे यहाँ दोस्तों हिमालय है तो हिमालय क्या है दोस्तों कि हिमालय से हमारी जो हवाएं हैं वो टकरा के फिर से वापस आती है। नहीं तो अगर हम इक्वेटर से इंडिया की तुलना करें दोस्तों तो ये इंडिया भी क्या होता, ठंड प्रदेश होता। यहाँ उष्णकटिबंधीय मौसम जो पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय मौसम हर एक मतलब पूरे भारत में ना होता दोस्तों। ये बात को ध्यान रखिएगा। ये हिमालय की वजह से ऐसा यहाँ पे दृश्य क्रिएट है और ऐसा मौसम जो है पाया जाता है जिसमें अधिक से अधिक पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो इस तरीके सबसे मेन भूमिका जो निभा रहा है वो हिमालय है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए शीतकाल में मानसून प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून किधर से दोस्तों? जिधर मृत सागर है, आपको या मृत सागर है उधर से हमारा मतलब आप मान लीजिए जैसे अफगानिस्तान, इराक, ये सब साइड से जो है हमको मानसून ज़्यादा से ज़्यादा बारिश प्राप्त होती है, मानसून प्राप्त होता है। वही मानसून दोस्तों उधर वेस्ट बंगाल की तरफ से घूम के मतलब कि वो जाके तटीय इलाकों से होता हुआ ठंड प्रदेश में तमिलनाडु मतलब कोरोमंडल तट पे जो है वर्षा करता है। कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल तट पे जो है भारी वर्षा ठंड प्रदेश में होती है इसी मानसून से। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है जिस कारण से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। अब निम्न दाब की कैसे? देखिए, जैसे इधर वेस्ट बंगाल की तरफ से जो हवाएं चलती हैं और बारिश चलती है तो देखिए दोस्तों वेस्ट बंगाल में अधिक बारिश होती है। वहीं पे अगर आप देखिए गोरखपुर में अधिक यूपी के बारिश होती है। लेकिन यूपी में ही दोस्तों अगर मथुरा में आप बात करें तो मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। सबसे कम अपने यूपी की बात करता हूं, सबसे कम जो है वो कहां पे वर्षा है दोस्तों? मथुरा में वर्षा होती है दोस्तों। तो इस तरीके से जैसे आगे मानसून बढ़ता जाता है दोस्तों तो उच्च दाब क्रिएट होता है, मतलब उसमें ड्राइनेस आती है हवाओं में और उसमें जो है नमी नहीं रहती है। तो फिर वो उधर के मानसून को जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसे दोस्तों ये खींचता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून को खींचता है। आगे चलिए दोस्तों, भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई है। जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस है। जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस है। आगे देखिए दोस्तों, भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। मतलब देखिए, अगर हम बात करें अरब सागर से जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम से, वो दोस्तों एक
1 जून को केरल के तट से टकराता है। 1 जून को मानसून आ जाता है। फिर वो लगभग दोस्तों कहिए 22 जून, ठीक है, 22 जून तक पूरे जो है 22 जून तक पूरे इंडिया में फैल जाता है। ठीक है, तो सितंबर महीने, मतलब देखिए जुलाई अगस्त सितंबर महीने में मानसून बैक होना शुरू हो जाता है। तो यहां पे देखिए सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण है सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, मतलब ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, मतलब इक्वेटर की तरफ ऐसे देखिए यहाँ पे जैसे ये अर्थ है तो यहाँ इक्वेटर है, तो इस तरीके ITCZ का प्रभाव देखा जाता है इस तरीके। ठीक है दोस्तों, ITCZ दक्षिण की ओर खिसकता चला जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा कितना प्राप्त होता है? 50 से 60% प्राप्त होता है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है। इसी को दोस्तों आम्र वर्षा, मतलब आम में जब बौर होता है दोस्तों, आम में जब बौर रहता है, ठीक है, उस समय वर्षा ये होती है, उसकी फुहार पड़ती है बारिश की, इसलिए इसे आम वर्षा कहते हैं। और जब ये आम वर्षा वहां पे मतलब फुहार पड़ती है दोस्तों, तो उस समय दोस्तों अत्यधिक जो है बौर देखने को मिलते हैं, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मौसिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मौसिन राम मेघालय, ठीक है, याद रखिएगा। मौसिन राम कहाँ है? मेघालय, ठीक है, मेघालय में है मौसिन राम, जो दोस्तों वहां पे ऐसी चोटियां हैं जिनसे टकरा के बहुत ज्यादा वहां पे बारिश होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। ये दोस्तों यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। देख लीजिए, शीतकालीन में मैंने बताया ना, वो कहाँ से होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, मतलब कहिए मृत सागर की तरफ से ये जो है इराक, अफगानिस्तान, इस तरीके वैसे होते हुए इंडिया में प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। भारत में मानसून का आगमन सर्वप्रथम केरल मुख्य भूमि में होता है, जैसे मैंने बताया 1 जून को। वर्षा स्तरीय बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें तो दोस्तों कौन सा है? मथुरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम वर्षा होने वाला पूरा इंडिया की बात करें तो वो दोस्तों लेह है। ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब टाइम जोन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST कितना है? 82 डिग्री 30 अंश, मतलब 82.5। ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, मतलब प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरता है। कभी कभी दोस्तों डायरेक्ट मिर्जापुर आता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच
माध्यम समय GMT से 5.5 घंटे, मतलब कि 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है, आगे है। ठीक, आगे चलिए। अब जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में डिस्कस करेंगे। जनसंख्या 2011 अंतिम आंकड़े, विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, जो 7वां स्थान है पूरे विश्व में। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। और कितनी जनसंख्या निवास करती है? 17.5% जनसंख्या सिर्फ इंडिया में निवास करती है। सोचिए, आगे देखिए। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या लगभग 182 मिलियन की वृद्धि हुई है। 182 मिलियन की वृद्धि हुई है। ठीक, यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत के पृथक किया जाए तो यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। केवल उत्तर प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों। पहला चीन है, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आगे देखिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2070 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है दोस्तों? 2070 कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, अब 2070 तक में रखा गया। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहला दोस्तों सिक्किम है, दूसरा मिजोरम है और तीसरा अरुणाचल प्रदेश है। अगर दोस्तों सिक्किम नहीं होगा तो आपको मिजोरम लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 10 की वृद्धि दर देख लेते हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य हैं। मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार 25.4%, मणिपुर 24.5%, जम्मू कश्मीर 23.6%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य हैं, इनको याद कर लीजिए। पहला मेघालय को याद करिए। ठीक है, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से? नागालैंड 0.6%, केरल 4.9%, गोवा 8.2%, आंध्र प्रदेश 11% और सिक्किम 12.9%। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य देख लेते हैं दोस्तों। इसको याद रखिएगा दोस्तों, न्यूनतम वाला नागालैंड फर्स्ट पे। ठीक है, और सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य, बिहार नंबर 1 पे है दोस्तों। देखिए, जनघनत्व मतलब कि इतनी जमीन में जैसे प्रति स्क्वायर फिट नाम लीजिए, इस तरीके के, मतलब अगर ए रेशियो से निकाला जाता है तो बिहार नंबर 1 पे है। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, तीसरे में केरल पे है और चौथे में दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, हरियाणा 5वें नंबर पे आता है। ठीक, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे आएगा, वहाँ जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है जंगल हैं। पहले मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का ही नंबर आता है और दूसरा दोस्तों मिजोरम है और तीसरा सिक्किम है और चौथा नागालैंड है और 5वां जो है हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी ज़्यादा है इलाका। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, पहला केरल, ठीक है, 1084 सॉरी, मतलब कि सर्वाधिक लिंगानुपात, मतलब यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु 996, ठीक है, दूसरे नंबर पे है। तीसरा आंध्र प्रदेश है 993 और छत्तीसगढ़ है दोस्तों 991। चौथा 5वां है मेघालय 989। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से? हरियाणा देख लीजिए 879, पहले नंबर पे हरियाणा। दूसरा जम्मू कश्मीर है दोस्तों, दूसरा क्या है? जम्मू कश्मीर है 800
79 इसका है दोस्तों हरियाणा का है, और 889 जो है जम्मू कश्मीर का है। सिक्किम का दोस्तों तीसरा स्थान है 890, पंजाब का 895, चौथा स्थान फिर है उत्तर प्रदेश दोस्तों 5वें पे 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, ठीक है, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले, ठीक है, अब बात करेंगे हम सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय और चौथा छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश 972 है, मिजोरम 970 है, मेघालय 970 है और छत्तीसगढ़ दोस्तों 969 है एवं केरल है 964। ध्यान रखिएगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य, हरियाणा पहले नंबर पे, ठीक है 834, पंजाब दूसरे नंबर पे 846, तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है 862। साक्षरता दर के बारे में अब देखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य, केरल पहले नंबर पे 94% पढ़े लिखे लोग, मिजोरम दूसरे नंबर पे 91.3%, गोवा तीसरे नंबर पे 88.7%, त्रिपुरा चौथे नंबर पे, ठीक है 87.2%, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों बहुत पढ़े लिखे लोग हैं 82.8%, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य, बिहार 61.8% पहले नंबर पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे 65.4%, राजस्थान तीसरे नंबर पे 66.1%, झारखंड चौथे नंबर पे है दोस्तों, झारखंड चौथे नंबर पे 66.4%, आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पे है 67.0%, ठीक है, मतलब 67%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला प्रतिशत वाले 3 राज्य हैं। पहला केरल दोस्तों, ठीक है, पुरुष साक्षरता केरल 96.1%, मिजोरम 93.3%, गोवा 92.6%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य, बिहार पहला 71.2%, अरुणाचल प्रदेश दूसरा 72.6% एवं आंध्र प्रदेश तीसरा 74.9% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन कौन से? केरल 92.1%, मिजोरम, केरल पहले नंबर पे, दूसरा मिजोरम है 89.3% और गोवा है दोस्तों तीसरे नंबर पे 84.7% महिला साक्षरता वाले दर हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य बताइए। बिहार पहले नंबर पे, हरबम बिहार लगाइएगा 51.5%, राजस्थान 52.1%, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे झारखंड 55.4%। जनगणना 2011 में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के एवं जम्मू कश्मीर में लद्दाख के आंकड़े शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों मेरी यहीं तक थी। हाँ, इसके आगे और भी अच्छे लाऊंगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। यदि दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में ज़रूर दीजिए दोस्तों, जिससे मैं आपको न्यू वीडियो अनवरत देता रहूं जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना लग जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।